घड़ी जब इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में कैद हिंदुस्तानी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा रोकने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। पाकिस्तान का एक और रंग उतर गया जब खुद नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोर्ट में भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज मोहम्मद सईद को आतंकवादी मान लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर माननीय विधायकों के बीच घमासान छिड़ गया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस विचित्र नजारे को मुस्कुराते हुए देखते रहे और वसूली वायरस के नाम से बदनाम कंप्यूटर वायरस की चपेट में भारत समेत 99 देश आ चुके हैं और भारत में इसके असर से बचने के लिए कुछ एटीएम बंद करने की अफरा तफरी मच गई है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों देशों के प्रतिनिधि कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए हेग पहुंचे थे और भारत के प्रतिनिधि जब अदालत पहुंचे तो पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां पहले से मौजूद थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। भारत की तरफ से मामले की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के पीएआई डिवीजन यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मामलों को देख रहे अधिकारी दीपक मित्तल, विदेश मंत्रालय से ही डॉक्टर वीडी शर्मा और हॉलैंड में भारतीय दूतावास से काजल भट्ट पहुंची थी। हेग में भारत ने कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा। भारत की ओर से दलील दी गई कि भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में उन पर गुपचुप तरीके से केस चलाया गया। कुलभूषण के परिवार को भी पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। कुलभूषण से जबरदस्ती कबूलनामा लिया गया। पाकिस्तान ने 1963 की वियना संधि का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत को अपना पक्ष रखने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया गया था, जिसमें सबसे पहले दीपक मित्तल ने भारत का पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने कहा कि जाधव के खिलाफ अन्यायपूर्ण मुकदमा चलाया जाना इंसाफ की हत्या जैसा है। An unjust trial by a Pakistan military court in egregious violation of the rights of consular access under the Vienna Convention has led to serious miscarriage of justice. दीपक मित्तल ने यह भी शक जताया कि पाकिस्तान वक्त से पहले ही कुलभूषण को सजाए मौत दे सकता है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। There is an immediate threat that death sentence against Mr. Jadhav may be carried out even before India has the opportunity to be heard and the court has the chance to consider the merits of the case and thus causing irreparable prejudice to the rights of India. दीपक मित्तल के बाद विदेश मंत्रालय के कानूनी विभाग की तरफ से डॉक्टर वीडी शर्मा ने कुलभूषण को भारतीय अधिकारियों से न मिलने देने का मुद्दा उठाया। इसके बाद वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत की तरफ से दलील देनी शुरू की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने पाकिस्तान के एक एक झूठ की बख्ता उधेड़ दी और ये तक कहा कि पाकिस्तान का कोई दावा मानने लायक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने तक नहीं दिया। In the present case, the violation of consular access in the Vienna Convention has been destroyed, and this has destroyed any credibility and sanctity that the verdict of the military court in Pakistan may have. साल्वे ने कुलभूषण को सुनाई गई सजाए मौत रद्द करने की मांग की। I submit that India has a strong case for provisional measures as an indication that the death sentence be not executed. साल्वे ने अदालत को बताया कि कुलभूषण भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी है जो ईरान में अपना कारोबार कर रहा था और पाकिस्तान ने उसे ईरान से अगवा किया। वहीं पाकिस्तान की दलील है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत को दखल देने का हक नहीं है, इसीलिए वो भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन उसके इस दावे का जवाब भी हरीश साल्वे ने दिया। पाकिस्तान का कहना है कि हम कोई दखल नहीं चाहते इसमें, ये हमारा अंदरूनी मामला है और इस कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। साल्वे ने अदालत में कहा कि पाकिस्तान ने 1963 की वियना संधि पर दस्तखत किए हैं और वो संयुक्त राष्ट्र का भी है, इसीलिए उसे संधि की शर्तों को मानते हुए भारत को अपने नागरिक से मिलने और उसे कानूनी मदद देने का मौका देना चाहिए। India claims that the rights of the individual and the rights of India under Article 36 of the Vienna Convention have been violated all along from the time of the alleged arrest of Jadhav.
भारत के अधिकारियों ने 16 बार पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत मांगी थी, जिसे नकार दिया गया। बेईमान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अदालत की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए उसने एक चाल चली और मामले की पैरवी करने पहुंचे अपने दल में यूएई में पाकिस्तान के राजदूत मुआज्जम अहमद खान को भी शामिल किया गया, जिनकी पोस्टिंग पहले हॉलैंड में ही थी। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई कर रही 11 जजों की बेंच में से एक जज मुआज्जम अहमद खान के दोस्त हैं, जिनसे मुआज्जम ने सुनवाई शुरू होने से पहले मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा केवल केस को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए किया। शाम होते होते पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का वीडियो अदालत में चलाने की मांग की। लेकिन अदालत ने वीडियो चलाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान की तरफ से इसके बाद एक झूठ बोले गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव को ईरान नहीं बल्कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव के पास 2 अलग-अलग पासपोर्ट मिले हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कुलभूषण का मामला वियना संधि के दायरे में नहीं आता। और तो और पाकिस्तान ने ये तक कह दिया कि कुलभूषण जाधव इस लायक भी नहीं है कि उसे अधिकारियों से मिलने दिया जाए। The clarity of the law and the facts will prevail, and India ultimately will find that its claim is dismissed. पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने कहा कि कुलभूषण को फांसी देने के लिए वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। एक तरफ हैग में कुलभूषण जाधव पर कानूनी दांव पेच चल रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। इसमें कुलभूषण का परिवार और उनके दोस्त भी शामिल थे। हालांकि कुलभूषण का परिवार मीडिया के सामने नहीं आया। कुलभूषण के पवई के घर के बाहर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनका परिवार इसी पवई इलाके के सिल्वर ओक बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 502 में रहता है। लेकिन कुलभूषण के दोस्त और उसे जानने वालों को उनकी रिहाई की उम्मीद है। ये जो सुनवाई आज होने वाली है ये हमारे पक्ष में आएगी, इसकी हमें काफ़ी उम्मीद है। वैसे हमें भी लग रहा है कि यहाँ से भी वो बरी होकर हिंदुस्तान आ जाएगा। कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ तमाम राजनीतिक दल भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सरकार को भी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला ले जाने से पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दावा किया है कि सरकार कुलभूषण को बचाने में कामयाब होगी। जाधव की जान बचा के ही रहेंगे, उन्हें फांसी होने नहीं देंगे। तो विपक्ष ने भी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाने के सरकार के फैसले की तारीफ की। मुझे उम्मीद है भारत पक्ष मजबूती से रखेगा, उससे उसको न्याय मिलेगा। लोग विश्वास करेंगे कि भारत भी कार्रवाई करता है। ये आशा, विश्वास और प्रार्थना के साथ खड़ा है कि आईसीजे के समक्ष भारत की विजय और जीत होगी। भारत इस कदम के जरिए दुनिया भर में ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सौबात की एक बात, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने से पाकिस्तान दुनिया के सामने कुलभूषण को कानूनी मदद न देने की वजह बताने को मजबूर हुआ है। वहीं पाकिस्तान पर बढ़ रहा कूटनीतिक दबाव उसे दुनिया के सामने बेनकाब भी कर रहा है। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी विधायक के घर करीब 50 तलाक मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ गुहार लेकर पहुंची। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत में भी 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई हुई है, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक अलग नजारा यूपी के फतेहपुर में दिखा, जहां करीब 50 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के घर पहुंच गईं और मुख्यमंत्री योगी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच से अपना दर्द सुनाते हुए कई महिलाएं बेहद भावुक तक हो गईं। महिलाओं से मिलने के बाद बीजेपी विधायक ने इन महिलाओं का दर्द मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाने का भरोसा दिया। योगी जी ने कहा है कि सब मुस्लिम महिलाओं को कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। मैं उससे भी 2 कदम आगे जाकर उनसे आग्रह करूंगा। बीजेपी विधायक के घर पहुंची तलाक पीड़ित महिलाओं ने एक सुर से पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध किया। इस बीच फतेहपुर से दूर दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत में 3 तलाक के मुद्दे पर बहस हुई, जिसमें सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और 3 तलाक के खिलाफ जोरदार दलीलें पेश की।
अटॉर्नी जनरल ने संविधान पीठ के सामने कहा कि शादी और तलाक धर्म के हिस्से नहीं है। ऐसे में तलाक के अलावा हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश सुधार के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अभी भी बहस चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए 3 तलाक पर ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने आगे पूछा कि अगर 3 तलाक को खत्म किया जाए तो किसी मुस्लिम पुरुष के लिए क्या तरीके मौजूद हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि अगर कोर्ट 3 तलाक को असंवैधानिक करार देता है तो मुस्लिमों की शादी और तलाक को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मसले पर 19 मई तक नियमित बहस होगी, जिसमें राम जेठमलानी और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील भी बहस कर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की और 3 तलाक के बचाव में कई अहम दलीलें पेश की। इसके लिए कपिल सिब्बल ने दूसरे धर्मों की परंपराओं का हवाला दिया और पर्सनल लॉ का बचाव किया। तो वहीं राम जेठमलानी एक तलाक पीड़ित की ओर से कोर्ट में पेश हुए और अपनी दलीलें रखी। कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सियासी दल इस पर संभलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस देश की महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को न्याय दिया है और आगे भी देगी। Attorney General was trying to convey that they were or the state is against talaq per se. कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सलाहकार की भूमिका में भी काम कर रहे हैं। 100 बात की एक बात, 3 तलाक के मुद्दे पर दलीलों का दौर अभी लंबा चलेगा। हालांकि कोर्ट का रुख ये बता रहा है कि इस मामले में आने वाला कोई भी फैसला बड़े सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद बनाने जा रहा है। रजनीकांत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनीति में आने का संकेत दे चुके रजनीकांत को बीजेपी में शामिल कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संघ परिवार ने जोर लगा दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एस गुरुमूर्ति रजनीकांत के संपर्क में है। इससे पहले फैंस एसोसिएशन के कार्यक्रम में रजनीकांत ने राजनीति में आने के संकेत दिए थे। करीब 8 साल बाद अपने फैंस से रूबरू हुए रजनीकांत ने कहा था कि राजनीति में आने का फैसला ईश्वर पर छोड़ रखा है। रजनीकांत ने साफ किया था कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो दागदार लोगों को अपने पास फटकने नहीं देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रजनीकांत के राजनीति में आने की संभावना को लेकर उन पर हमला बोला कि रजनीकांत की कोई विचारधारा नहीं है और वो तमाम पार्टियों के संपर्क में रहते हैं। अंडमान और निकोबार में मानसून इस साल तय वक्त से एक दिन पहले दस्तक दे चुका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इसके आगे बढ़ने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। दुनिया भर की मौसम एजेंसियों ने एल नीनो का असर कम होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार के कई इलाकों समेत पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में रहने वाली एक लड़की ने गुरुग्राम में 3 अज्ञात युवकों पर अगवा कर कार में गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। मुकदमा कायम कर लिया है और उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने एक SIT कॉन्स्टिट्यूट कर ली है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों का स्केच जारी किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस प्रकार की घिनौनी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर में गहनों के शोरूम में हुई लूट का CCTV वीडियो सामने आया है। लूट के बाद फिल्मी स्टाइल में बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। झारखंड के चंदपुरा कतरास के बीच चल रही एक ट्रेन में लोगों से पैसे वसूलने वाले GRP के एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। ट्रेन में सवार एक यात्री ने जवान का वीडियो सुरेश प्रभु को भेज दिया था, जिसके आधार पर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंगना रनौत की फिल्म सिमरन का टीजर रिलीज कर दिया गया। बिना डायलॉग के इस टीजर में कंगना खुश मिजाज और शरारत से भरपूर नजर आती हैं। 15 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म सिमरन की कहानी एक NRI लड़की पर आधारित है, जो अपनी ख्वाहिशों के लिए जुर्म के रास्ते को अपना लेती है। बाहुबली द कंक्लूजन की रिकॉर्ड कमाई के बाद फिल्म की गलत समीक्षा करने के लिए KRK ने SS राजामौली से माफी मांगी है। दुनिया भर में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाली फिल्म की समीक्षा करते वक्त KRK ने इसे कार्टून फिल्म और कंप्यूटर गेम कहा था।
अपना 50वां जन्मदिन मना रही माधुरी दीक्षित अब नई पारी शुरू करने जा रही हैं। जल्द ही माधुरी वीडियोकॉन D2H के जरिए घर घर तक पहुंचने वाली हैं। नचले पावर्ड बाय डांस विद माधुरी D2H वीडियोकॉन पे आएगा। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के दोनों तरफ खड़े गार्ड हाथ में तख्ती लेकर टेनिस की तरह खेल खेलने लगे। 7वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया था और वो कागज के गोले बनाकर अभिभाषण दे रहे राज्यपाल की तरफ उछाल रहे थे। राज्यपाल को घेरे खड़े गार्ड उनकी तरफ आ रहे कागज के गोलों को हटाने का काम कर रहे थे। यही नहीं, राज्यपाल को अभिभाषण से रोकने के लिए कुछ विधायक जोर जोर से सीटी भी बजा रहे थे। हंगामा कर रहे विपक्ष में सबसे ज्यादा भीड़ लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी। सदन में हंगामे के दौरान सीएम योगी जहां अपनी मेज बजाते नजर आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े मुस्कुरा रहे थे। योगी सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष का ये हंगामा आधे घंटे से ज्यादा चला। सरकार ने 22 मई तक चलने वाले पहले सत्र का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने का फैसला किया है। और विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सदन का माहौल एकदम शांत नजर आ रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शांतिपूर्वक अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही राज्यपाल के सदन में आने के बाद राष्ट्रगान खत्म हुआ तो विपक्ष ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहना दिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों दलों ने हाथों में बैनर तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब से सरकार बनी है कातिल डकैती ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जनता पूरा त्रस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया। योगी सरकार के मुताबिक उन्हें विपक्ष से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी और हंगामे को योगी सरकार ने अराजकता करार दिया। सदन में विपक्ष के हंगामे पर योगी सरकार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे विपक्ष की कुंठित मानसिकता बताया। फ्रस्ट्रेशन में लोकतंत्र को शर्मसार मत करिए। जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी के आसन पर कागज फेंके जा रहे थे, ये अखिलेश का फ्रस्ट्रेशन है। हम मांग करते हैं कि उनको संयम रखें। संयम रखेंगे, आदत डाल लें, आदत पड़ जाएगी, क्योंकि सरकार लंबे समय तक रहने वाली है। स्वागत की एक बात यह कि विरोध करना तो ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर संसदीय मर्यादा की धज्जियां उड़ाना वाजिब नहीं। विपक्ष को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह का विरोध जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की छवि को भी प्रभावित करता है। तबाही के बाद सुनसान पड़े सीरिया के अल कबान शहर में आर्मी का एक टैंक गश्त करने लगा। सीरियन आर्मी का दावा है कि उसने अल कबान शहर को पूरी तरह से ISIS के कब्जे से छुड़ा लिया है और इसके बाद तबाही के निशानों के बीच से सीरियन आर्मी का एक टैंक शहर में गश्त करने लगा। इस दौरान कुछ खंडहर में ISIS के आतंकी भी मौजूद थे, जो आर्मी के टैंक को देखते ही वहां से फरार हो गए। शहर की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही थी ताकि आतंकियों के बचे हुए ठिकानों को भी नेस्तो नाबूद किया जा सके। ड्रोन से सेना को एक आतंकी ठिकाने का पता चला, जिस पर तुरंत छोटी मिसाइल दागी गई। सीरिया की फौज का दावा है कि उसने ज्यादातर हिस्सा आतंकियों के कब्जे से आजाद करा लिया है, लेकिन कुछ इलाकों में सेना के आतंकियों से लड़ाई जारी है और उन्हीं में से एक है सीरिया का होम्स, जहां आतंकियों और सेना के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। बीते रोज आतंकियों की ओर से हुई फायरिंग में 3 पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सेना के जवानों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सेना के मुताबिक इन तीनों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सेना ये भी दावा कर रही है कि जल्द ही वो होम्स को भी आतंकियों के कब्जे से पूरी तरह आजाद करा लेंगे, लेकिन अल तबका शहर पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे से आजाद हो चुका है और इस बात की तस्दीक सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स ने भी की है, जिसने अल तबका को आजाद कराने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी। अल तबका को छुड़ाने के लिए सीरियन आर्मी और कुर्द लड़ाकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहाँ ISIS के आतंकियों ने सेना को खदेड़ने के लिए भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन सेना मोर्चे पर डटी रही और शहर पर फिर से कब्जा कर लिया।
सोमवार की एक बात कि सीरिया में आतंकियों और सेना के बीच शह और मात का खेल जारी है। हालांकि पश्चिमी मुल्कों की खुली मदद के बाद सेना तेजी से आतंकियों का सफाया कर रही है, जिससे सीरिया में गृह युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन पर बैठे दिखे। इस बीच कपिल मिश्रा के आरोपों के समर्थन में बीजेपी के केंद्रीय नेता भी कूद पड़े। लेकिन संजीव झा अपना अनशन तीसरे दिन भी जारी रखकर कपिल मिश्रा पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इसके लिए जंतर मंतर पर डेरा जमाए संजीव झा के समर्थन में कई और लोग भी उतरे। मेरा मकसद उनको बेनकाब करना। संजीव झा पहले कपिल मिश्रा के घर अनशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां वो अनशन नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। हालांकि दिल्ली में चल रहे इस सियासी खेल में बीच ट्विटर पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें ताजा बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का आया, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कपिल मिश्रा पर सीधा निशाना साधा और लिखा, कपिल मिश्रा मुझे दीदी बोलते थे और घर में 2 करोड़ आए, बताते तो। अच्छा 5 तारीख को कब आए पता ही नहीं लगा, चाय पूछती थी ना आपसे हर बार। ट्विटर पर केजरीवाल की पत्नी ने हमला बोला तो जवाब के लिए कपिल मिश्रा ने भी ट्विटर का ही सहारा लिया और लिखा, सुनीता केजरीवाल जी सच से अनजान है, वो अपने पति के पतन से परेशान है, उनकी हर गाली सिर माथे, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि ट्विटर पर बार पलटवार के बीच दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सुनीता केजरीवाल के ट्वीट पर लिखा, केजरीवाल जी आप भाभी जी के हैंडल से ट्वीट ना करिए, महिला के कंधे से बंदूक चलाने वाले को कायर कहा जाता है, आप सामने आओ, सफाई दो। इस बीच कपिल मिश्रा ने अनशन खत्म कर दिया है और अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले ही कपिल मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि वो अस्पताल से निकलते ही केंद्रीय एजेंसियों को सबूत के साथ शिकायत करेंगे। जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने केजरीवाल को घेर लिया। खास बात ये रही कि इस बार केजरीवाल की घेरेबंदी की कमान केंद्रीय नेताओं ने संभाल ली। जो केजरीवाल साहब ने बोया है वो काट रहे हैं और इसलिए जो है वो जो सच है वो सच का सामना करना पड़ेगा उनको। उनकी पार्टी के ही मंत्री ने उनके खिलाफ बगावत की है। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा और चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। सोमवार की एक बात कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी विरोधी दलों को हमले का आसान मौका मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बैठे बिठाए मिले इस मौके को बुलाने के लिए अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कमर कस ली है। जस्टिस कर्णन को अदालत से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए बार बार याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के वकील से वक्त बर्बाद न करने की नसीहत दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में AIADMK नेता और शशिकला के भतीजे TTV दिनाकरण की न्यायिक हिरासत 29 मई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया कि अब तक 77% राशन कार्ड आधार से लिंक कर दिए गए हैं, जिसका फायदा राज्य सरकार को होगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर 2018 तक गंगा नदी के साफ होने का दावा किया। सफाई का क्रियान्वयन प्रारंभ होगा सरकारी कार्यक्रम का और 2018 में उसके रिजल्ट दिखेंगे। गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने राहुल गांधी समेत 30 लोगों को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद उनके बीजेपी में लौटने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। अमित शाह मिलने आए थे तो सामने से मिलने आए थे, सबके बीच मिलने आए थे। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर वाघेला ने साफ किया कि वो कांग्रेस में ही हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना चाहते, इसीलिए लोगों को अनफॉलो किया। मैं एक्टिव हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ। स्नैपडील की फ्लिपकार्ट के हाथों बिकने की खबरों के बीच स्नैपडील बोर्ड में कलारी कैपिटल की प्रतिनिधि वानी कोला ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। स्नैपडील में शुरुआती दिनों में निवेश करने वाली कलारी कैपिटल की स्नैपडील में 8% हिस्सेदारी है। 2 मई को दिए इस्तीफे में कोला ने इसकी कोई वजह नहीं बताई, बल्कि जल्द से जल्द जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील की है। सूत्रों का कहना है कि स्नैपडील के बिकने पर फाउंडर्स को मिलने वाले पैसों में से आधा पैसा कर्मचारियों में बांटा जाएगा। ये पैसा करीब 193 करोड़ रुपए हो सकता है। अर्जुन और श्रद्धा कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का नया गाना लॉस्ट विदाउट यू जारी कर दिया गया। चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से।
हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन में व्यस्त अर्जुन कपूर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मैं हूँ अर्जुन की रियल लाइफ हाफ गर्लफ्रेंड। कल मूवी चल मेरा टाइम अप हो गया, बाय। रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी आने वाली फिल्म बैंक चोर का नया ट्रेलर जारी किया। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता का नया गाना जारी कर दिया गया है। आई नजर में तो प्यार हो गया, ख्यालों में इकरार हो गया। आलिया भट्ट ने प्रभास को अपना पसंदीदा दक्षिण भारतीय अभिनेता बताते हुए उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। दिल्ली के पंजाब बाग इलाके में होंडा सिटी कार फ्लाईओवर के नीचे गिरकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दिल दहला देने वाले इस हादसे में बीबीए की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत बेहद गंभीर है। और होंडा सिटी की हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में फ्लाईओवर से गिरने के बाद होंडा सिटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद वहां भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने मिलकर अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार को किसी ने पीछे से टक्कर मारी या फिर तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के शिकार 7 छात्र बीबीए फर्स्ट ईयर के थे, जिसमें 2 छात्रा भी थी। ये लोग परीक्षा देने के लिए दिल्ली के नरेला इलाके में जा रहे थे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वो जानलेवा हादसे का शिकार हो गए। ये 7 दोस्त असेंबल हुए थे रोहिणी में और यहाँ से उन्हें नरेला में आईपी कॉलेज जाना था पेपर देने के लिए। हादसा इतना भयानक था कि होंडा सिटी के एयरबैग खुलने के बाद भी छात्रों को गंभीर चोट आई। एक चश्मदीद ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में मौजूद कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर छात्रों की चेन खींची और पैसा भी लूट लिया। ये भी दावा किया गया कि ज्यादातर लोग मदद के बजाय तमाशा देखते रहे। चैन ले गए, मेरा जूता तक चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त करने के बाद हादसे की पड़ताल शुरू कर दी है। सौबात की एक बात, सड़क हादसे में होने वाली ज्यादातर मौतें सही वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से होती हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पर लोग मदद की बजाय हादसे को तमाशे की तरह देखते रहते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। देश भर में कई बैंकों के एटीएम बंद कर दिए गए। दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में वसूली वायरस यानी रैंसम वायरस के हमले के बाद एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया। इसीलिए गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद देश के कई बैंकों ने एटीएम बंद कर दिए ताकि रैंसमवेयर के हमले को रोका जा सके। पूरी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है वसूली वायरस। एक ऐसा मेलवेयर यानी कंप्यूटर के लिए खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की फाइल को लॉक कर देता है और इसके हमले के बाद एक तय रकम चुकाए बगैर कंप्यूटर की फाइल अनलॉक नहीं होती है। ये सबसे बड़ा आक्रमण है रैंसमवेयर को लेकर। सारे राष्ट्रों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। दुनिया भर में हुए साइबर हमले के बाद हिंदुस्तान में भी हड़कंप मच गया। इसीलिए बैंकों को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने भी अलग से निर्देश दिया था कि जो एटीएम है तब तक चालू न किया जाए जब तक इसको अपडेट सिक्योरिटी पैच जो है उसका अपडेट न हो जाए। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों को साफ हिदायत है कि वो अपने कंप्यूटर पर किसी तरह का संदिग्ध ईमेल या लिंक न खोलें। खबर है कि यूपी के गोरखपुर में एक बाइक एजेंसी और आगरा में 2 लोगों के कंप्यूटर पर वसूली वायरस ने हमला कर दिया और इसके बाद उनका सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। इन लोगों से कंप्यूटर खोलने के एवज में मोटी रकम मांगी गई है, जिसकी शिकायत यूपी पुलिस से की गई। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट भी आंशिक तौर पर वसूली वायरस का शिकार हुई है। वहीं गुजरात में साइबर हमले की चेतावनी के बाद सरकार ने सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अभी तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन अरबों रुपयों का नुकसान ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। वसूली वायरस इतना खतरनाक है कि आमतौर पर साइबर हमले से बचा रहने वाला देश दक्षिण कोरिया भी चपेट में आ गया। इसका शिकार यहाँ की सबसे बड़ी सिनेमा चेन CJCG हुई। साइबर हमले की वजह से कंपनी आने वाली फिल्मों के ट्रेलर ही नहीं दिखा पा रही है। फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इन हैकर्स की तलाश में जुट गई है। अब तक वसूली वायरस ज्यादा कंप्यूटर को अपनी चपेट में ले चुका है। ये वायरस भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, रूस समेत 150 देशों में फैला है। ब्रिटेन में 48 और स्कॉटलैंड में 13 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट इसके शिकार हुए।
जिसकी वजह से ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में कई अस्पतालों को अपनी सेवा बंद करनी पड़ी। कंप्यूटर पर कब्जे के बाद वायरस ने फाइल खोलने के लिए $300 से $600 बिट काउंट की मांग की। इस बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि हिंदुस्तान पर इस वायरस का बहुत कम असर होने वाला है। IT विभाग, बाकी विभाग मिलकर इस पर पूरा नजर रखे हुए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नए खतरे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा, ये मेलवेयर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बनाया है, जो आखिर में उनके लिए ही भस्मासुर साबित होगा। दुनिया भर में तेजी से हमला कर रहे इस वायरस का तोड़ अब तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ सावधानी बरतने पर वसूली वायरस से बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस अपडेट रखें। जो ईमेल इस्तेमाल करते हैं उसमें सिक्योरिटी फीचर जरूर रखें। अनजान लिंक से आई ईमेल को बिल्कुल नहीं खोलें। इनके अलावा उसके अनजान अटैचमेंट और लिंक पर भी क्लिक न करें। 100 बात की एक बात, डिजिटल हो रही दुनिया के खतरे भी कम नहीं है। ऐसे में लोगों की कमी नहीं जो ऐसे वायरस के जरिए पूरी दुनिया का ऑनलाइन सिस्टम ध्वस्त कर सकते हैं। ताजा वायरस अटैक इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर कोरिया में एक बड़ी सी मिसाइल अपने पीछे आग की लपटें छोड़ती हुई आसमान की ओर बढ़ने लगी। इस परीक्षण में तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को एक बार फिर खुली चुनौती दी है। इसीलिए उत्तर कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को धक्का बता दिया। जिस वक्त वैज्ञानिक मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे, उस वक्त तानाशाह किम जोंग उन सेना के ऑफिस में पूरी घटना को देख रहा था। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद उसने सेना के जवानों को बधाई भी दी। उत्तर कोरिया की इस खतरनाक मिसाइल का नाम है वोसोंग 12, जिसका मतलब मार्स यानी मंगल होता है। 날아갈 수 있는 ICBM을 발사하거나 아니면 최후의 수단으로 उत्तर कोरिया का ये छठा परमाणु मिसाइल परीक्षण है। हालांकि अमेरिका के बढ़ते दबाव की वजह से उत्तर कोरिया बीते कुछ महीनों से शांत बैठा था। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जंगी जहाज उसके आसपास के समुद्री इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया पर अमेरिका के जंगी जहाजों की तैनाती का कुछ असर नहीं पड़ा। हालांकि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है। To get into Kim Jong-un's head. He's incredibly concerned about anything and everything around him. 한반도는 물론 국제 평화와 안전에 대한 최소생과弾道ミサイルを発射しました。 उत्तर कोरिया का दावा है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने करीब 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तय की और लॉन्च वाली जगह से 787 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। उत्तर कोरिया पिछले साल जून में भी इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। 100 बात की एक बात, उत्तर कोरिया को उकसाने में अमेरिका भी कोई कम कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि उत्तर कोरिया लगातार अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका को चिढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर नीतीश ने सफाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वो 2019 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम जनता की सेवा करने लायक हैं, तो कृपा करें। नीतीश के मुताबिक जिसमें क्षमता होगी वो पीएम बनेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त है और कुछ भी हो सकता है। इनके अंदर क्षमता लोगों को दिखेगी तो ये तो भविष्य की चीज है। नीतीश ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी में क्षमता थी, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता मिली। सुशील कुमार की तरफ से लालू यादव पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों को नीतीश कुमार ने पब्लिसिटी पाने का तरीका बताया। पब्लिसिटी रोज रोज चूंकि मिलती है, इसलिए इसको जारी रखा गया। प्रणब मुखर्जी को दोबारा राष्ट्रपति बनाए जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे पर सभी दलों में सहमति बनाए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पीएम की रैली में हिस्सा लेने जा रही बस डिंडोरी में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। हादसे में एक व्यक्ति की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मथुरा एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक कार 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मुंबई के पास भिवंडी के आदित्य टेक्सटाइल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। दिल्ली के मुनीरका में एक लॉन्ड्री की दुकान में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 30 लाख रुपए तक या उससे कम के होम लोन की ब्याज दर में 0.3% की कटौती की है। इस कटौती के बाद आईसीआईसीआई बैंक से वेतनभोगी महिलाओं को 8.35% और पुरुषों को 8.40% की दर से होम लोन मिलेगा। बैंक ने कम पैसे में घर खरीदने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। ग्राहकों को सोमवार से ही इस ऐलान का फायदा मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में मीडिया एक गाड़ी की तस्वीर ले रहा था जिसमें एक खून से सना चाकू था। यहाँ दिन दहाड़े एक फैशन डिजाइनर युवती की हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आरोपी चाकू को गाड़ी में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। 26 साल की कावेरी के घर आरोपी साल भर पहले ड्राइवर की नौकरी किया करता था, लेकिन सिर्फ 10 दिन की नौकरी के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया था। वारदात के वक्त घर में कावेरी और उसकी मां ही थे। जब गाड़ी हटाने के बहाने आरोपी ने कावेरी को घर से बाहर बुलाया और जैसे ही कावेरी गाड़ी में बैठने लगी, आरोपी ने उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। जो उसके पास छुरा था वो भी पकड़ा उसने, और उसने अपना गला ऐसे पकड़ लिया था, खून बह रहा था बहुत। हमले के बाद से मैक्स अस्पताल में भर्ती कावेरी की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि पुलिस आरोपी को अब तक ढूंढ नहीं पाई है। सौगात के एक बाद दिन दहाड़े बीच सड़क पर हमला ये हुआ। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की चुनौती बढ़ गई है। लातविया की राजधानी रीगा में एक शख्स हवा में उड़ने लगा। ये शख्स ड्रोन की मदद से पहले तो 1100 फीट की ऊंचाई पर गया और फिर वहां से छलांग लगा दी। इसके लिए स्काई डाइवर इंगस ऑगस्ट कॉल्स पहले एक ऊंचे टावर पर पहुंचे, नीचे से एक ड्रोन को उठाया। जैसे ही ड्रोन टावर पर पहुंचा, इंगस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद ड्रोन इंगस को लेकर और ऊपर जाने लगा। तभी इंगस ने ड्रोन को छोड़ दिया और तेजी से नीचे गिरने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सौगात के एक बाद लातविया की राजधानी रीगा में एक शख्स हवा में उड़ने लगा। ये शख्स ड्रोन की मदद से पहले तो 1100 फीट की ऊंचाई पर गया और फिर वहां से उसने छलांग लगा दी। इसके लिए जाने माने स्काई डाइवर इंगस ऑगस्ट कॉल्स को पूरे साजो सामान के साथ ऊंचे टावर पर पहुंचाया गया, जबकि दूसरी ओर उनकी टीम के कुछ सदस्य इस भारी भरकम ड्रोन को लेकर पानी में पहुंचे। इसके बाद इस शख्स ने ड्रोन को रिमोट से इशारा किया, जिसके बाद ड्रोन तेजी से ऊपर जाने लगा। थोड़ी देर में ड्रोन उस टावर पर पहुंच गया जहां इंगस खड़े थे। इसके बाद इंगस ड्रोन को पकड़कर लटक गए। ड्रोन उन्हें लेकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तय ऊंचाई पर जाने के बाद इंगस ने ड्रोन को छोड़ दिया और तेजी से नीचे आने लगे। बीच में ही उनका पैराशूट खुला और वो हवा में करतब दिखाते हुए जमीन पर आ गए। इसके बाद उनकी टीम के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। दावा किया जा रहा है कि पहली बार किसी स्काई डाइवर ने ड्रोन के जरिए इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई है। वैसे इंगस पहले भी ड्रोन से कई स्टंट कर चुके हैं। सौगात के एक बाद इस तरह के काम दिखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे स्टंट कड़े अभ्यास से ही मुमकिन है और इंगस का ये स्टंट इसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा मंदिर में पूजा करते दिखे। यहां पीएम मोदी नर्मदा सेवा यात्रा के समापन के मौके पर पहुंचे थे। जिससे पहले पीएम ने नर्मदा मंदिर में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। मंदिर के परिसर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे पीएम मोदी पैदल ही चलकर मुख्य प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पहले से मौजूद एक पुरोहित ने प्रधानमंत्री के हाथ में नर्मदा का जल देकर संकल्प कराया।
जिसके बाद पीएम यहाँ बेहद भक्ति भाव से पूजा करते दिखे। मां नर्मदा के पूजन के बाद प्रधानमंत्री मुख्य आयोजन में पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और नर्मदा की सफाई के लिए अपना एजेंडा बताया। एक बूंद मल जल की नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा के संरक्षण के लिए अपनी सरकार के कामों को गिनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए और नर्मदा के संरक्षण के लिए शिवराज सरकार की कोशिशों की दिल खोलकर तारीफ की। यहाँ पीएम ने भाषण से पहले किताब का विमोचन किया, जिसके बाद मंच से लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश में नदियों के सिमटते दायरे पर चिंता जाहिर की। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, नक्शे पर निशान है, पानी का नामो निशान नहीं। पीएम मोदी ने नर्मदा नदी और गुजरात के रिश्तों का भी जिक्र किया और शिवराज सरकार की पीठ थपथपाई। लेकिन कई महीने से चली नर्मदा सेवा यात्रा के समापन के मौके पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बेहद भव्य तरीके से आयोजित की गई इस यात्रा के खर्चे पर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया और यात्रा के समापन कार्यक्रम में खर्च हुए पैसे को जनता के पैसे की बर्बादी करार दिया। लोग कुपोषण से मर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप 100 करोड़ रुपए जनता का जो पैसा है आप इसमें बर्बाद कर रहे हो। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी को इस यात्रा में बुलाने का विरोध किया और पीएम के कार्यक्रम के नाम पर बेतहाशा पैसे बहाने का आरोप लगाया। इसके लिए कांग्रेस ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए। मुख्यमंत्री लूट मचाए हुए प्रदेश में मां नर्मदा के नाम पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने के लिए सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। सवाल की एक बार 1.5 साल पहले होने वाले चुनाव से पहले शिवराज सिंह ने नर्मदा सेवा यात्रा के जरिए जो माहौल बनाया है वो विरोधी दलों को खटकने लगा है। सो विपक्ष ने देर से ही सही मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। जीएसटी पर बैठक के दौरान यूपी के कई विधायक सोते नजर आए। यूपी के लोक भवन में आयोजित जीएसटी मीटिंग में कई विधायक झपकी लेते कैमरे में कैद हो गए। श्रीनगर में आयोजित पुलिस भर्ती में बड़ी संख्या में कश्मीरी नौजवानों ने हिस्सा लिया। सिपाही के 5000 से ज्यादा पदों के लिए पूरे राज्य से करीब 1,18,000 आवेदन आए। हैदराबाद में धरना देने के लिए प्रसिद्ध धरना चौक पर रोक लगाने से नाराज तेलंगाना की सभी विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता से बिहार जा रही एक बस नवादा के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 55 लोग घायल हुए। नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 4 लोगों को गवाह बनाने वाली अपनी अर्जी वापस ले ली। गुरुग्राम के मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। पटना हाईकोर्ट ने अवैध तरीके से एक्सपायर्ड दवाइयां बेचे जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मायावती को झटका देते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बीएसपी के बरेली जोन कोऑर्डिनेटर समेत करीब 1200 नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। नवीन पटनायक सरकार में सैम पित्रोदा को तकनीकी सलाहकार बनाए जाने से खफा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया। मोदी सरकार में मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बोरीवली नेशनल पार्क में एक तेंदुए को गोद लिया है। पटना पुलिस ने एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में चल रही शराब पार्टी पर छापेमारी की। एसएसपी ने मामले में जक्कनपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। बिहार के नवादा में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक टाटा मैजिक पलटने से 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ की। अच्छे मॉनसून की उम्मीदों से बाजार में अच्छी खरीदारी नजर आई। चौतरफा खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 134 अंक बढ़कर 30,322 पर और निफ्टी 44 अंक बढ़कर 9,445 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 55 रुपए चढ़कर 28,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। कमजोर मांग के कारण चांदी की कीमत 100 रुपए घटकर 38,500 रुपए प्रति किलो रह गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठन हिज़्ब का सरगना सैयद सलाउद्दीन एक ही मंच की ओर बढ़ता दिख रहा है। हाफिज पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद उसके आतंकी साथी बौखलाए हुए हैं और उसके समर्थन में रैलियां कर रहे हैं।
ऐसी एक रैली मुजफ्फराबाद में आयोजित की गई, जिसे संबोधित करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन पहुंचा। इस रैली का मकसद हाफिज के समर्थन में लोगों की भीड़ जुटाना है, ताकि पाकिस्तान सरकार पर उसकी रिहाई के लिए दबाव बनाया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ये कबूल कर चुका है कि हाफिज सईद आतंकी है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर में अदालत के सामने अपनी दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाफिज और उसके 4 साथी जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं और इसी आधार पर हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है। हाफिज सईद 30 जनवरी से नजरबंद है और इस दौरान वो कई बार अपनी रिहाई की अपील कर चुका है अदालत से, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 30 अप्रैल को उसकी नजरबंदी की मियाद 90 दिनों के लिए और बढ़ा दी और उसकी आतंकवादी गतिविधियों पर अदालत में मोहर लगा दी, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आतंकियों को पोसने वाला, पालने वाला देश है। आतंकी देश के रूप में उनकी जो प्रतिभा बनी। पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकियों को पनाह देता रहा है। ऐसे में कानून के जानकार इसे पाकिस्तान की एक नई चाल के तौर पर भी देख रहे हैं। कानून के पंजे से और अमेरिका को दिखाने के लिए ये उनकी एक सोची हुई चाल तो नहीं है। एक वक्त था जब हाफिज को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना रहनुमा बताया था, लेकिन आज उसकी हरकतें ही उसके लिए नासूर बन गई है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने सच को कबूल करने के लिए मजबूर हो गया है। सवाल के एक बाद भारत के कूटनीतिक दबाव की वजह से पाकिस्तान ने हाफिज सईद को नजरबंद तो कर दिया, लेकिन उसे कैद में रख पाना पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि मजबूर होकर पाकिस्तान ने हाफिज का कच्चा चिट्ठा खुद ही खोल दिया है। यूपी विधानसभा के बाहर फूलों से सजी एक बैलगाड़ी दिखी, क्योंकि इस बैलगाड़ी का इस्तेमाल बीजेपी के एक विधायक ने अपना किसान प्रेम दिखाने के लिए किया। इसके लिए झांसी के गरौठा से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी पर खड़े होकर विधानसभा पहुंचे। इस बैलगाड़ी को फूलों से सजाया गया था, साथ ही इस पर विधायक के किसान प्रेम को दिखाने वाला स्लोगन भी लिखा गया। बैलगाड़ी से विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचे विधायक ने पहले फोटो खिंचाई और फिर विधानसभा के अंदर चले गए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन विधानसभा में एक विधायक किसानों की बातें विधानसभा तक पहुंचे, सदन तक पहुंचे, इस बैलगाड़ी के जरिए यहाँ पर आए। अजब गजब तरीके से विधानसभा का रुख करके विधायक ने कैमरों की सुर्खियां तो बटोर ली, मगर बैलगाड़ी का मालिक विधानसभा के बाहर काफी देर तक विधायक जी का इंतजार करता रहा और जब विधायक नहीं आए तो विधानसभा परिसर से बाहर चला गया। सवाल के एक बाद अगर वाकई माननीयों को किसानों से प्रेम है तो इसके लिए उन्हें किसानों से जुड़े मुद्दे विधानसभा के भीतर उठाने चाहिए। बैलगाड़ी की सवारी करने भर से किसानों की दशा नहीं सुधरने वाली। मैक्सिको में ग्योरेरो शहर में बीच सड़क पर कुछ गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। मैक्सिको की पुलिस ने सेना के साथ मिलकर इस इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और इसी के विरोध में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी भी की। जवानों को रोकने के लिए बीच सड़क पर पेट्रोल से भरे डिब्बे फेंककर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर करने में लग गए। असल में पुलिस ग्योरेरो के इस इलाके में छिपे अपराधियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस का विरोध किया और जगह जगह आगजनी और पथराव किया। सौगात की एक बात, ऐसे मामलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी की जरूरत होती है, नहीं तो कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं और हर गांव उल्टा पड़ जाता है। मैक्सिको पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस के कुछ जवान एसपी कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागने लगे। सेना और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद घाटी के छात्र पत्थरबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए पत्थरबाजी कर रहे छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस के जवानों ने कॉलेज के गेट से ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले ये छात्र कॉलेज से बाहर निकलकर जवानों को निशाना बना रहे थे, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने गाड़ी का सहारा लिया और पत्थरबाजों को कॉलेज के अंदर तक खदेड़ दिया। इस दौरान सड़क पर जवानों का रास्ता रोकने के इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन पत्थरबाजों को खदेड़ने के बाद जवानों ने रास्ते को फिर से बहाल किया। घाटी में पत्थरबाजी की घटना को पाकिस्तान के इशारों पर कुछ आतंकी संगठन अंजाम देते हैं, लेकिन अब इन आतंकी संगठनों में ही फूट पड़ गई है, जिसकी तस्दीक की है बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिज्ब के कमांडर बने जाकिर मूसा ने। एक ऑडियो टेप जारी कर जाकिर मूसा ने हिज्ब को छोड़ने की बात कबूली है। जो भाई मेरे हिज्ब छोड़ने पे नाखुश है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि
इंशाल्लाह मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आपकी शाना बशाना हूँ। बीते रोज जाकिर का एक और ऑडियो टेप आया था जिसमें उसने हुर्रियत के नेताओं को जान से मारने की धमकी दी थी और अब नए ऑडियो टेप में उसने पाकिस्तान की सरकार को भी चेताया है। मुझे पाकिस्तान में बैठे हुए तागूती निज़ाम के नीचे काम करने वाले गधों पे बैठने वालों की जरूरत नहीं है। जाकिर मूसा के इस टेप से ये बात साफ तो हो गई है कि कश्मीर के मुद्दे पर आतंकियों के बीच फूट पड़ रही है, जिसका फायदा उठाकर जवान इन आतंकियों पर नकेल कस सकते हैं। सौवात की एक बात, कश्मीर के बिगड़े हालात के बीच आतंकी संगठनों में पड़ी फूट भारतीय एजेंसियों के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कश्मीरी युवाओं को आतंकियों का असली चेहरा दिखाने के लिए किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक भूखा पायलट अपना हेलीकॉप्टर लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हेलीकॉप्टर मैकडॉनल्ड्स के बाहर ही उतर गया। इसका पायलट रेस्टोरेंट से कुछ खाने का सामान लेकर आया और हेलीकॉप्टर में रख दिया। इसके बाद उसने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए अपने हेलीकॉप्टर की फोटो खींची और हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ गया। ये घटना देखकर आसपास के लोग हैरान थे। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक छोटे बच्चे की जान बाल बाल बच गई। ये बच्चा अपनी मां के साथ खिलौने वाले स्कूटर पर सवार होकर सड़क पार कर रहा था। तभी वो सड़क से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। ये देख बदहवास मां ने दौड़कर बच्चे को गोद में उठाकर सड़क किनारे किया। ये घटना पीछे से आ रही एक कार के डैशबोर्ड पर रखे कैमरे में कैद हो गई। चीन के बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पियानो बजाते नजर आए। पुतिन गेस्ट हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इंतजार कर रहे थे। वहां पियानो देखकर वो खुद को रोक न सके और उन्होंने पियानो बजाते हुए 2 गाने गाए। इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में एक कार दूसरी कार को तेजी से ओवरटेक करते हुए कैमरे में कैद हो गई, लेकिन ओवरटेक करने वाली कार के पीछे 2 साइकिल बंधी थी। इस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसमें से एक साइकिल की रस्सी खुल गई और वो हवा में कलाबाजी खाकर पास के मैदान में गिर गई। गनीमत रही कि ये साइकिल पीछे आ रही कार पर नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। भोपाल में खदान के पास पुलिस वाले कुछ पड़ताल करते दिख रहे थे। यहाँ छेड़छाड़ के एक आरोपी का शव मिला था, जिसे अगवा करने के बाद डंडे से पीट कर मार डाला गया और उसका शव एक बोरे में डालकर खदान के पास ठिकाने लगा दिया गया, जिसकी पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक के हाथ और पैर भी बंधे हुए थे। खबर इलाके में फैली तो लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच पुलिस ने कागजी कार्रवाई मोबाइल की रोशनी में निपटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ और पुराने विवाद की वजह से युवक मारा गया। उस पर पहले के मुकदमे मारपीट और छेड़छाड़ के। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की के पिता और भाई हैं, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने ये भी बताया कि मारा गया युवक छेड़छाड़ के आरोप में पहले भी जेल की हवा खा चुका था। सौबात की एक बात, अगर युवक ने कोई गलती की थी तो उसे सजा दिलाने के लिए कानून की मदद लेनी चाहिए थी। खुद कानून में हाथ डालकर सजाए मौत देने का हक किसी को नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला को 3 लोग एक दुकान में घुसकर पीटने लगे। पीड़ित महिला पठानकोट हमले के शहीद कुलवंत सिंह के छोटे भाई हरदीप सिंह की पत्नी थी, जिसे एक ट्रैवल एजेंट ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पीटा। और पिटाई के दौरान जब महिला बचने के लिए एक दुकान में आ गई तो ट्रैवल एजेंट और उसके साथ आई 2 महिलाएं बेखौफ होकर उसे दुकान में ही पीटने लगे। दुकान वालों के ऐतराज करने पर वो महिला को पीटते पीटते दुकान से खींचकर बाहर ले गए। इस दौरान जब ट्रैवल एजेंट ने महिला को एक लात मारी तो मारपीट कर रही महिलाओं ने उसे रोका, लेकिन आरोपी महिलाएं अब भी पीड़ित को छोड़ने के मूड में नहीं थी। भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद वो महिला पर लात घूंसे बरसाए जा रही थी। इसी बीच आरोपी ट्रैवल एजेंट फिर मौके पर आया और जमीन पर अधमरी पड़ी महिला को एक और लात मारी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी ट्रैवल एजेंट को रोका और महिला को लात से मारने पर ऐतराज जताया। आरोपियों ने महिला के साथ उसके पति को भी बुरी तरह पीटा। दोनों ने आरोपी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ 5 लाख रुपए न लौटाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। और इसी बात से बौखलाए ट्रैवल एजेंट गुरनाम सिंह ने दोनों को बुरी तरह पीटा। आरोप है कि ट्रैवल एजेंट ने शहीद कुलवंत के भाई से फ्रांस में नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए थे, लेकिन फ्रांस नहीं भेजा। आरोपी ट्रैवल एजेंट ने 3 लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन बाकी के 5 लाख रुपए रख लिए।
पैसे उल्टा सानू पैसे नहीं ते सानू गाली गलोच उसने बहुत किया भी मैं पैसे नहीं देने, जो करना कर लो। 15-20 गुंडे सीगे गड्डी दे विच आए, भर के गड्डी लेके आए सीगे, उन्होंने शरेआम गुंडागर्दी की। फिलहाल शहीद के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजेंट समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सौगात की एक बात, पंजाब में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे में अगर शहीद के परिजनों के आरोप सच हैं तो सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि कोई और परिवार ऐसे जालसाजों के शिकार न बने। सीरिया के अलेप्पो में 30 नए नवेले जोड़े एक साथ डांस करने लगे। 6 साल में पहली बार सीरिया में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और इसीलिए इन जोड़ों ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान उनके परिजन भी गाने की धुन पर थिरकते नजर आए। एक शख्स तो इतना खुश हुआ कि वो अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर नाचने लगा। सेना की ड्रेस पहने ये सभी जवान सीरिया की सेना के हैं, जिनकी धूमधाम से शादी कराई गई। ये सभी जोड़े शादी से पहले एक जगह इकट्ठा हुए और फिर आयोजन वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। Нас приехали на свадьбу прямо с передовой. Вот видите, даже в военной форме наша свадьба должна показать. इस पूरे आयोजन का खर्च सीरियाई सेना ने उठाया। हालांकि सीरिया में जारी गृह युद्ध को लेकर इस खास मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सेना की गाड़ी पूरे इलाके का चक्कर लगा रही थी। सौगात की एक बात, सामूहिक विवाह ये बताने के लिए काफी है कि सीरिया में हालात तेजी से सुधर रहे हैं, इसीलिए सरकार भी इस तरह का आयोजन कर लोगों में भरोसा बनाए रखना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अपनी गाड़ी का इंतजार करते दिखे। वो वहां अरुण जेटली मानहानि मामले में उनसे सवाल जवाब करने पहुंचे थे और उसके बाद कोर्ट से बाहर निकलकर अपने सहयोगियों के साथ गाड़ी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वो कोर्ट से निकल गए और उनके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कोर्ट से चले गए। लेकिन इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे जेठमलानी ने जेटली से कई तीखे सवाल पूछे। डीडीसीए घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद जेटली ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोका था। सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने अरुण जेटली से पूछा कि आपके कैरेक्टर को सर्टिफाई करने के लिए क्या पीएम मोदी को बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और सबसे बेहतर वही होंगे आपके कैरेक्टर को बताने के लिए। इस पर कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि विटनेस की लिस्ट में पीएम का नाम नहीं है, इसीलिए इस सवाल पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। कि क्या वो अपने क्लाइंट्स के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं या अपने कोई व्यक्तिगत एजेंडा के आधार पर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद जेठमलानी ने पूछा कि क्या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के लिए एसोसिएशन ने सरकारी नियमों के मुताबिक ही कुछ बिजनेस हाउस से डोनेशन लिया था। इस पर अरुण जेटली ने कहा कि इसका फैसला मैंने एसोसिएशन पर छोड़ दिया था। जेठमलानी ने तुरंत अगला सवाल दागा कि फिरोज शाह कोटला में 57 करोड़ रुपए पॉलिटिकल लोगों ने बर्बाद किए, इस पर आपका क्या कहना है? जेटली ने जवाब दिया कि आरोप गलत है। जो भी खर्च हुआ उसके सत्यापन के लिए फिरोज शाह स्टेडियम में हुए काम को देखा जा सकता है। कोर्ट के अंदर अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सौगात के बाद मामला भले ही मानहानि केस से जुड़ा हुआ है, लेकिन राम जेठमलानी इस मामले के बहाने डीडीसीए से जुड़े सवाल भी जमकर उठा रहे हैं ताकि जेटली को उनके ही दाव में उलझाया जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शादी के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को थप्पड़ मार दिया। अमेरिका में एक शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का साथ देने की कस्में खा रहे थे तो दुल्हन को एक मधुमक्खी परेशान करने लगी। ये मधुमक्खी दुल्हन की नाक पर जाकर बैठ गई तो दूल्हे ने उसे हटाने के लिए हाथ घुमाया, जिससे दुल्हन को थप्पड़ लग गया। इसके बाद वहाँ बैठे सभी लोगों की हंसी छूट गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एश्रिता फुरमैन ने 1 मिनट में 37 माचिस अपनी जबान से बुझाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। 61 साल के फुरमैन आग से अक्सर कारनामे करते रहते हैं और इन्होंने 1 मिनट में 30 माचिस बुझाने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया।
इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर एक अजीबोगरीब जीव का कंकाल पानी में तैरता दिखाई दिया। 49 फीट लंबे इस कंकाल को देखकर सब हैरान थे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये किस चीज का कंकाल है। लोगों का मानना है कि या तो बड़ी व्हेल या बड़े स्क्विड का कंकाल हो सकता है। जापान के सादातोशी वतानबे रस्सी के साथ तरह तरह से कूद लेते हैं। वीडियो में सादातोशी 10 मीटर लंबी और वजनी रस्सी के साथ 30 सेकंड में 20 बार कूदते नजर आए। इसके बाद वो एक पैर पर 30 सेकंड में 132 बार कूदे और आखिर में वो जमीन पर बैठ गए और बैठे बैठे 30 सेकंड में 104 बार कूद गए। इन 3 करतब में 2 में वो विश्व रिकॉर्ड बना सके। फरेब के फंदे में सच नहीं फंसता, झूठे कबूलनामे से इंसाफ नहीं डरता। 100 बात की एक बात, अदालत के सामने झूठ नहीं चलता। तो मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा 100 बात की एक बात का।